मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेड एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसा पेपर हिंदी पेडागोजी में आता है वैसा मिलेगा, मतलब गद्यांश और पद्यांश के साथ जो है आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गद्यांश और पद्यांश कैसे सॉल्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी जो है एक ऐसा जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट है, मतलब सीटेट के अंतर्गत, जहाँ पे आप 30 में से 30 क्वेश्चंस जो है ला सकते हैं। ठीक है, 30 में से 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। हिंदी पेडागोजी में जो गद्यांश और पद्यांश होता है, यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे टोटल दोनों से, और ये 15 में से 15 क्वेश्चन आप ला सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक के बराबर। आप छोटा सा ट्रिक करिए और कुछ जो है गिने चुने कम से कम 15 से 20 जो है पैसेज लगा लीजिए, है ना। यकीन मानिए 15 से 20 अगर पैसेज लगा लिया तो आपके जो है जो क्वेश्चन जो है गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए मैं सब कुछ जो है आज यहाँ पे कंप्लीट जो है बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पैसेज देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला जो है जहाँ पे आपको गद्यांश पूछेगा, ठीक है। गद्यांश के अंतर्गत जो है आपको 9 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कितने? 9 क्वेश्चन। गद्यांश का पहला मतलब क्या होता है? तो गद्यांश का मतलब होता है ये गद्य के रूप में होता है जिसमें लय नहीं होती। ध्यान रखिएगा, ये लय नहीं होती, मतलब कविता के रूप में नहीं होती। तो इसमें होता क्या है? ये होता है कहानी बेस्ड, कहानी बेस्ड होता है, पैसेज होता है जो कि कहानी बेस्ड होता है। इसमें लय गीत नहीं होती है। ठीक है, ये कहानी भी किसी रचनाकार की जो है कहानी ली जा सकती है, किसी उपन्यास का एक छोटा सा भाग लिया जा सकता है ना, कहीं से भी हो सकता है। तो आइए देखिए। अच्छा, एक बात और है कि जैसे गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करते वक्त आपको क्या तकनीक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मेरा मानना है, ये सब अपना अपना पर्सनल है कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से जो है गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करता है, लेकिन मेरा जो मानना है कि आप जब गद्यांश पढ़ें या पद्यांश पढ़ रहे हो तो सबसे पहला काम है कि आप पहले एक बार एक बार क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करिए। पहला काम होता है आप क्वेश्चंस को रीड करें। ठीक है, और क्वेश्चंस को रीड करते हुए आप उसके जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखिए, और फिर उसके बाद आप पैसेज पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस आपके दिमाग में होगा, और उससे रिलेटेड जो है जब भी पैसेज की कोई लाइन आएगी तो आपको उसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी है, या फिर जो है जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, है ना, उसको भी जो है ऐसे ऐसे सिंगल लाइन, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो जब आप पैसेज पढ़ोगे, क्वेश्चंस पढ़ोगे, तो आप तुरंत उसका आंसर ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पैसेज है, इसको पढ़ लीजिए। आधुनिक शब्द के बारे में पूछा गया है, विकास और समृद्धि के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पूछा गया है। इसमें से पूछ रहा है कि बच्चे जो है की आवश्यकताओं के किस तरीके से होती है, कमजोर तबके के लोग जो है अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, भिन्न शब्द क्या है। तो आप बस एक बार जो है नीचे जाकर के पूरा पैसेज एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिए दे रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है, पॉज कर करके आप इन सब क्वेश्चंस को रीड करिए। ठीक, अब आ जाते हैं, पढ़ते हैं। देश के विकास और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? शिक्षा। सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षा। आज हमारा देश परिवर्तन के, देखिए देश किस स्तर पे गुजर रहा है, परिवर्तन के ज़बरदस्त दौर से गुजर रहा है। देश में लाखों लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो साक्षरता तो पा ली है लेकिन उभर रहे हैं। आधुनिक विश्व और भारत के नए जमाने के अनुरूप रोजगार की योग्यता अभी उन्हें पानी है। ठीक है, हमें कमज़ोर तबके के लोगों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं। किस पर ध्यान देना चाहिए? कमज़ोर तबके के लोग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा के पायदान की औरों की भांति नहीं चढ़ पाए, मतलब अभी उनको शिक्षा देना बहुत बाकी है। आज ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को यह स्वतंत्रता है हो कि अपने बच्चों को किसी भी नज़दीकी, कहाँ पे, किसी नज़दीकी स्कूल में भर्ती करा सकें, इस विश्वास के साथ कि घर लौट सकें कि उनके जो है बच्चों को उस स्कूल में बेहतर और मूल्य जो है सिखाया गया है, मूल्य आधारित शिक्षा मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से अंडरलाइन कर लीजिएगा जो आपको समझ में आए कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसे करना सीख जाएंगे ना, 10-5-10-12 जो है आप जब पैसेज सॉल्व करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप समझने लग जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या ढूंढा जाता है। ठीक है, पैसेज में क्या ढूंढा जाता है। उसके बाद जो है भिन्न भिन्न बालकों को भिन्न भिन्न ज़रूरतें होती हैं। स्कूल में सभी को उनकी ज़रूरत के अनुरूप जो है ध्यान दिया जाए, और ऐसी व्यवस्था स्कूलों में होनी चाहिए।
अब उनकी ज़रूरत के अनुरूप ध्यान दिया जाए, इसका मतलब है कि बच्चे से समावेशी शिक्षा, स्कूल से समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे हर बच्चे की ज़रूरत को ध्यान में रखा जाता है। हमें जो है शिक्षा के प्रति अपने जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण में भी बदलाव लाना पड़ेगा। हमें एक ऐसी शिक्षा पद्धति चाहिए जो प्रभावी होने के साथ साथ स्वयं को जो है नवीनीकृत करने की क्षमता रखती हो, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए आधुनिक विश्व में आधुनिक शब्द क्या है। तो देखिए आधुनिक विश्व में जो आधुनिक शब्द दिया गया है, ये जो है विश्व की आधुनिक शब्द जो है विश्व की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे हम सही आंसर होगा विशेषण, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। देश के विकास और समृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो पहली गद्यांश की पहली लाइन पढ़ लीजिए, जो जिसको इन्होंने शिक्षा जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, शिक्षा को, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए सभी बच्चों की आवश्यकताएं एक जैसी होती है, या फिर सभी बच्चों की आवश्यकताएं सर्वथा भिन्न होती हैं, या भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है, या भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं एक जैसी होती है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड का आंसर हो गया सी, सभी बच्चे नहीं, भिन्न भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। कमजोर तबके के लोगों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कमजोर तबके के लोगों पर क्यों ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो शिक्षा में पिछड़े हो जाते हैं, या फिर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त है, शिक्षा में आगे हैं, या अवसर अधिक प्रदान करते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि वो पिछड़ जाते हैं, ठीक है, इसलिए उस पर ध्यान देने के। पैसेज आपने रीड किया होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको पैसेज में मिले होंगे। भिन्न भिन्न शब्द क्या है। तो देखिए भिन्न भिन्न जो शब्द है ये एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इस शब्द को हम पुनरुक्त जो है शब्द कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। लोगों को किस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो लोगों को किस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सरकारी स्कूल के बारे में बताया गया था, जहाँ पे बच्चा अपने नज़दीकी स्कूल में भी जो है एडमिशन कर सके और वहाँ पे उनके जो शिक्षा प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे अपने बच्चों को दूर के प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने की जो है छूट होनी चाहिए। तो छठवें का आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे दूर के प्राइवेट स्कूल में नहीं, अपने दूर के, माफ करना, दूर के नहीं, यहाँ पे जो आंसर होगा वो पड़ोस के विद्यालय में पढ़ने की छूट होनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। आधारित शब्द में प्रत्यय क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय दो चीजें पूछी जाती है। उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद लगता है। तो आधारित में मतलब आधार प्लस इत शब्द से बना हुआ है, तो आधारित हो गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। साक्षरता शब्द का जो है विलोम क्या है। तो साक्षरता का तो विलोम आपको पता होगा, निरक्षरता होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। हमें कैसी शिक्षा पद्धति चाहिए। तो हमें शिक्षा पद्धति कैसी, लचीली चाहिए कि परंपरागत चाहिए, पश्चात शब्द या रूढ़। तो आंसर है ऑप्शन ए, हमें लचीली जो है शिक्षा पद्धति चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस पैसेज में ही जो है कोई ऐसा शब्द होगा जिसमें पर्यायवाची दी जा सकती है या उसका तद्भव तत्सम दिया जाए, ये सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का गद्यांश आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं पद्यांश की ओर। तो पद्यांश जो है वो जैसे गद्यांश का जस्ट उल्टा होता है। पद्यांश में क्या होता है, लय होती है, गीत के रूप में होती है, ठीक है। अब जो ये पद्यांश दिया गया है, पहले मैंने आपसे कहा था कि पहले पद्यांश के क्वेश्चंस को पढ़ें। कौन स्वयं उलझने पैदा कर फंसता है, अनोखा जीव का समानार्थी क्या है, चांदनी का पर्यायवाची क्या है, उपरोक्त पद्यांश में कौन सा जो है किसके लिए उपयुक्त हुआ है, बेचैन में उपसर्ग बताइए, और तुझसे का जो है आशय दीजिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए। हालांकि जो है ऑफलाइन पेपर होता है तो इसलिए क्वेश्चंस को ढूंढना मुश्किल नहीं होता। जब ऑनलाइन होता है तब दिक्कत होती है, क्योंकि कंप्यूटर में पता चला पहले पेज में केवल पैसेज आया, अगले पेज में जो है आपको क्वेश्चंस दिया जा रहा है, तो आगे पीछे करने में बड़ी दिक्कत होती है। क्वेश्चंस को रीड करना ऑफलाइन पेपर में बहुत आसान होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आप पद्यांश देख रहे हैं, ये पद्यांश जो है रामधारी सिंह दिनकर का है।
हालांकि राइटर का नाम कभी नहीं पूछता, लेकिन आजकल जिस तरीके से यूपी में जो है एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस जा कर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में यूपी का जो टीजीटी एग्ज़ाम हुआ था 4 जो है तारीख को, उसमें भी जो है बड़ा ये था कि भाई आउट ऑफ सिलेबस, जो सिलेबस में है ही नहीं वो पूछ रहे हैं, बेफजूल का टीजीटी का पीजीटी में पूछ रहे हैं, पीजीटी का टीजीटी में पूछ रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार आप लोगों का सीटेट हो या टेट एग्ज़ाम हो, ऊट पटांग कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो आप अच्छे से अपना पढ़ाई शुरू करिए, अच्छे से पढ़िए, ये सोच के मत चलिए कि जो है हल्का फुल्का पेपर आएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे जो पद्यांश दिया गया है वो रामधारी सिंह दिनकर से लिया गया है, उनकी कविता से ली गई है। रात यों कहने लगा मुझसे गगन का चांद। तो यहाँ पे जो कवि है कल्पना कर रहा है कि रात के समय आकाश में चमकता हुआ चांद मुझसे बातें कर रहा है, आदमी भी क्या अनोखा जीव है। तो वो कह रहा है कि कवि से चांद कि आदमी कितना अनोखा जो है जीव है, खुद ही उलझने पैदा करता है ना, उन उलझनों में अपनी बना करके अपने आप फंसता है, फिर बेचैन होकर के दिन रात जो है जागता है, न सोता है, न खाता है, न पीता है। यही इसका मूल अर्थ है ना। हमेशा अपनी कल्प जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूं, जो है चांद जो है कवि से कह रहा है कि तू जानता है कि मैं कितना पुराना हूं, मैं वो देख चुका हूं मनु को जन्मते मरते। मैं देख चुका हूं, मनु का मतलब होता है मनुष्य, मनु का मतलब होता है हमें मनुष्य से, तो मैंने मनुष्य को जन्म लेते और मरते हुए देखा है, और लाखों बार तुझ से पगलों को भी चांदनी में बैठ सपनों पर सही करते। और तुझ जैसे मतलब जो तुम हो, जो अपनी कल्पनाओं और भावनाओं में खोए रहते हैं, उनको भी मैं चांदनी रात में जो है किसी खुले आसमां के नीचे चांदनी रात में बैठ करके सपनों पर से है खोया हुआ देखा है। ठीक है, ये इसका मूल अर्थ निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन स्वयं उलझने पैदा कर फंसता है। तो देखिए कौन फंसता है, उलझने पैदा कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे आदमी उलझन पैदा कर रहा है ना, यहाँ पे आदमी हो तो उलझन पैदा कर रहा है, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। दूसरी लाइन पढ़िए पद्यांश की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनोखा जीव का समानार्थी क्या है। तो अनोखा जीव का समानार्थी क्या है, एक विशेष प्रकार का जानवर या उलझन पैदा करने वाला, या एक विशिष्ट शारीरिक रचना वाला प्राणी, या विशिष्ट प्राणी। तो 11वें का ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अनोखा जीव का मतलब होता है विशिष्ट प्राणी, निराला प्राणी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चांदनी का पर्यायवाची नहीं होगा। तो देखिए चांदनी शब्द का पर्यायवाची, मैं बार बार आपसे कहूंगा कि ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे आपसे। ठीक है, तो ये भी पढ़ते रहिएगा। पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द, एक शब्द के लिए जो अर्थ होता है ना, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये। तो यहाँ पे देखिए ये कौमुदी, चंद्रिका, ज्योत्सना, ये जो है पर्यायवाची शब्द होगा, लेकिन अंशुमाली नहीं होता। अंशुमाली किसके लिए होता है, तो अंशुमाली जो है सूर्य के लिए प्रयुक्त होने वाला जो है एक विशेषण है, ध्यान रखिएगा, जिसका मूल अर्थ होता है किरणों वाला। ठीक है, बात यहां समझ गए। चलिए नेक्स्ट, उपयुक्त जो है पद्यांश में मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, उपयुक्त जो है। तो यहां पे क्वेश्चन जो पूछा नहीं जाता है कि जहां पे बोल रहा है कि जानता है तू मैं कितना पुराना हूं, है ना, तो यहाँ पे मैं जो शब्द है वो चांद के लिए है, चांदनी के लिए नहीं। चांद से ही तो बातचीत हो रही है कब, तो यहाँ पे जो शब्द है वो चांद के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बेचैन में उपसर्ग, मैंने आपसे कहा था उपसर्ग और प्रत्यय, तो बे धन चैन जो है शब्द है, तो बे में उपसर्ग जो भी दिया गया है वो बे है। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब होगा। बे का मतलब होता है बिना। ठीक है, 15वां है, तुझसे का क्या आशय है। तो तुझसे का मतलब क्या आशय है, 15वें का आंसर यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़िए आप, तुझसे का आशय है यहाँ पे तेरे जैसे का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ से पेडागोजी कंप्लीट। यहाँ पे पेडागोजी आप देखने को मिलेगा 15 क्वेश्चंस। झट से क्वेश्चंस पढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में जो रोल प्ले होता है उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए, रोल प्ले क्या होता है, मतलब एक्टिंग करके जो है किसी चीज की एक्टिंग या किसी व्यक्ति की एक्टिंग करना। भूमिका निर्वाह का मूल उद्देश्य होता है कि बच्चों को एक्टिंग सिखाना,
या इस पद्धति के द्वारा इसका उपयोग करना, या फिर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, या बच्चों को अनुशासन करना। तो यहाँ पे देखिए जो मूल रूप से तार्किक उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, 16वें का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मसातीकरण समायोजन के माध्यम से बच्चा जो है कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, ये विचार किससे जुड़ा हुआ है। मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूँ। मैंने आपसे कहा था आत्मसातीकरण जिसे कहते हैं एसिमिलेशन, समायोजन जिसे कहते हैं एकोमोडेशन, ये दो शब्द जैसे ही दिमाग में आ जाए, इसके अलावा एक और शब्द होता है इन दोनों के बीच में जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। अगर ये दो शब्द नजर आए तो तुरंत आंसर लगा देना है पियाजे। ठीक है, इसके बाद एक स्कीमा शब्द आता है जो कि पियाजे से ही जुड़ा हुआ है ना। संतुलन शब्द आता है जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, जो कि पियाजे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इतने पॉइंट्स आपको पियाजे के संदर्भ में याद रखना है। अब एक एक चीज जान लेते हैं। आत्मसातीकरण का मतलब होता है जो है एसिमिलेशन, मतलब जो है पुराने ज्ञान में नई इंफॉर्मेशन, पुरानी स्कीमा में नई जानकारी जोड़ना। ध्यान रखना, पुराने जो है स्कीमा में, पुराने स्कीमा का मतलब होता है जो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन भरी हुई है उसमें कोई नई जानकारी जोड़ना। ध्यान रखिएगा, जोड़ना शब्द बहुत है। समायोजन में क्या होता है, पुराने स्कीमा में नई जानकारी से संशोधन करना, जिसका मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक बच्चे को ये नहीं पता है कि ये वाइल्ड एनिमल है, तो उसको पता है कि वाइल्ड एनिमल केवल टाइगर होता है या लॉयन होता है, तो उसको आप बताओगे कि बेयर भी एक वाइल्ड एनिमल है ना। स्नेक एक वाइल्ड एनिमल है जिसको छूते नहीं है, खतरनाक होता है, नहीं, इट इज़ वेरी डेंजर, दीज एनिमल्स आर वेरी डेंजर, ऐसे। तो वो इन्फॉर्मेशन जोड़ता जा रहा है ना। अभी उसको एक जानवर का नाम पता था, अब वो दो और नए जानवरों का नाम ऐड कर लिया। ठीक है। अब संशोधन में क्या होगा, तो संशोधन में ये होगा कि जैसे कि उसको ये पता है कि सारे पक्षी उड़ सकते हैं। ठीक है, सारे पक्षी उड़ सकते हैं, ये उसे पता है। अब उसमें एक नई इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, भैया टीचर ने कहा कि सारे पक्षी उड़ सकते हैं, ये बात सही है, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, बट कुछ ऐसी बर्ड्स भी होती हैं जो उड़ नहीं सकती, लेकिन उन्हें बर्ड्स ही कहेंगे, जैसे पेंगुइन या फिर शुतुरमुर्ग जिसे कहते हैं ऑस्ट्रिच, ये दोनों उड़ नहीं सकती हैं लेकिन बर्ड की श्रेणी में आता है। तो और इसने संशोधन कर लिया, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और अपवाद पढ़ते हैं कि भाई ये सब कुछ तो होगा लेकिन इसको छोड़ करके, बात यहाँ समझ गए। तो यही समायोजन हो जाता है जहाँ पे इसने संशोधन कर लिया पुराने स्कीमा में। ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ है पियाजे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीपी में भी पूछा जाता है, मैथ पेडागोजी में पूछा, हर जगह ये क्वेश्चन फिट होता है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डॉट डॉट खोज भी साथ साथ चलती रहती है। तो देखिए चॉम्स्की एक मनोवैज्ञानिक है, भाषा के संदर्भ में इनके जो है इन्होंने कुछ बातें बताई थी। तो यहाँ पे जो बात आपको याद रखनी है, चॉम्स्की ने भाषा के संदर्भ में जो बात कही वो ये कही थी कि बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। जन्मजात शब्द याद रखिएगा, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और बच्चे में एक ऐसी जो है एक्विजिशन डिवाइस होती है भाषा सीखने की, उसके ब्रेन में एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से वो भाषा सीख पाता है, समझ पाता है। तो वाचिक यंत्र की बात कर रहा है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। उसके साथ साथ यूनिवर्सल ग्रामर की भी जो है बात कही है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर के बच्चे में जो है हर जो है इस कोने में जो है जितने भी बच्चे होंगे कोने कोने में, उन सब की एक यूनिवर्सल भाषा होती है। जैसे बबलाना, जैसे शुरुआत में बच्चा जो है एक नॉर्मल, सारे बच्चे जो है बबलाते हैं ना, वो कोई भाषा तो सीख करके काम नहीं करते, वो बबलाते हैं, मिमियाते हैं, ऐसे करते हैं ना, वो सभी जगह के बच्चे करते हैं। तो यो यूनिवर्सल ग्रामर की बात कही थी। ठीक है, तो जन्मजात, यूनिवर्सल ग्रामर, वाचिक यंत्र, एक्विजिशन डिवाइस, इस तरीके से कुछ शब्दावलियां आपको याद रखनी है चॉम्स्की के संदर्भ में। छात्र जो है व्याकरण के माध्यम से जो है करना सीखते हैं। तो छात्र व्याकरण के माध्यम से क्या करना सीखते हैं, तो भैया ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं, या फिर जो है विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं, या फिर वो भाषा का लिखित और मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग करना। तो भैया जब बच्चे को व्याकरण सिखाओगे, ग्रामर सिखाओगे, तो वो भाषा का कैसे साफ सुथरा लिखा जाता है ना, एक बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस में कि पहले संज्ञा आएगी कि क्या आएगा, ये सारी चीज़ें मौखिक रूप से शुद्ध बोलना सीखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। बच्चों का जो है भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। तो भाषाई विकास जो है सर्वाधिक किस रूप में निर्भर करता है,
तो आकलन की औपचारिकता पर या संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तक पर, या फिर समृद्ध भाषा परिवेश पर। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। बच्चे का जो भाषा विकास सबसे ज़्यादा जो है टिका होता है जो समृद्ध जो है भाषा का परिवेश, आपके घर में किस तरीके का माहौल है, ये उस पर टिका हुआ है कि बच्चा किस तरीके से भाषा को अपनाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? तो सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं, मतलब क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी का विकास की बात करें तो यहाँ पे कविता पूरी करना, या फिर चित्र पर आधारित मौखिक या फिर लिखित वर्णन, या प्रश्नों के उत्तर देना। तो यहाँ पर सृजनात्मकता का विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे देखो सही आंसर क्या होगा 21वें का, यह है कविता पूरी करना। ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है प्रश्नों के उत्तर। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की जो है किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? तो देखिए भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थता नहीं रखा जाता, तो वो भाषा होगी प्रत्यक्ष विधि। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम लक्ष्य भाषा सीखते हैं। ध्यान रखिएगा, लक्ष्य भाषा सीखते हैं, मतलब जो टारगेट होती है, लर्निंग बेस्ड होती है, आप जो सीखना चाहते हैं उस पर होती है, तो लक्ष्य भाषा आप सीखते हैं। ठीक है, टारगेट भाषा, यहाँ पे बात समझ गए, जहाँ पे नियम और विधि इन सब चीज़ों की भी जानकारी मिलती है। मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ जो है सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है सिखाने का एक मूल उद्देश्य क्या है? क्यों बच्चों को हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ सिखाते हैं? हम इसलिए सिखाते हैं क्योंकि जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ का सुचिंतित जो है प्रयोग करना, या फिर इसका निर्माण करना, या फिर जो है इसका अर्थ बताना, या कोश में। तो आंसर 23वें का देखिए का अर्थ देखना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे कोश में मुहावरा और लोकोक्तियाँ का अर्थ देखना, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? तो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, एक तो वो मातृभाषा, या फिर कैसे लीजिए उसको घर की भाषा, आधुनिक भारतीय जो भाषाएं हैं, संस्कृत, शास्त्रीय भाषा और विदेशी भाषा, इन सभी का जो है अनुशंसा करती है। ऑप्शन यहाँ पे 24वें का बी यहाँ पे सही जवाब होगा। हिंदी में जो है विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठ क्यों पढ़ाए जाते हैं? ताकि जो है बच्चे के विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाई सके, या विज्ञान विषय को गहराई से जानना, या विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग को समझना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 25वें का होगा, ऑप्शन सी, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग जो है कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में जो है मूल उद्देश्य होता है, हम हिंदी भाषा में विज्ञान को पढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 26वां, गणित और विज्ञान जो है आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे जो है भाषा सीखते हैं, ये विचार किस तरीके से? देखिए भाषा जो है विभिन्न विभिन्न विषयों से जो है बच्चे भाषा सीखते हैं, ये एक पूर्ण रूप से सत्य बात है। ऑप्शन यहाँ पे ए इसकी सही जवाब होगा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है आकलन क्या होता है? तो ये मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है, या फिर केवल यह बताता है कि बच्चों ने क्या नहीं सीखा है, या फिर भाषा सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, या फिर पाठ समाप्ति पर ही जो है किया जाना चाहिए। तो देखिए आकलन जो होता है यहाँ पे 27वें का, तो ये भाषा सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चा भाषा किस रूप में सीख रहा है, कितना सीख पा रहा है, उसमें भाषा सीखने में क्या क्या कमियां हैं, उन सभी को कमियों को जानना होता है, और फिर उस कमियों को निजात करना होता है, दूर करना होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कौशलों के बारे में आप किस पर विचार जो है किस विचार से सहमत होंगे? तो भाषा कौशल जो है क्या होते हैं? भाषा कौशल जो होते हैं वो एक तरीके से 4 प्रकार के कौशल होते हैं। अब कौन से होता है? जैसे बोलना, बोलना है ना, सुनना, पहले तो होगा सुनना। ठीक है, पहले बच्चा सुनता ही है ना, बोलना तो सीखता नहीं, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, ठीक है, शब्दों को, फिर लिखना सीखता है। तो ये 4 प्रकार के हैं। हालांकि 5वां प्रकार भी है एक सांकेतिक भाषा। ठीक है, ये भी संकेत जो है समझना, ये भी एक कौशल के रूप में जाना जाता है, लेकिन अभी तक तो 4 ही प्रकार का पढ़ाया जाता है एग्जाम में। तो ये जो होते हैं ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ना कि निश्चित क्रम में। ज़रूरी नहीं कि निश्चित क्रम में हो, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपको डी लगाना होगा। कक्षा 3 की जो है टीचर अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर, देखिए एक टीचर है जो कक्षा 3 के बालकों को अपने टॉपिक से हट करके जो है बाल साहित्य पढ़ाने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वो चाहती है कि बच्चे जो है विभिन्न बाल साहित्य के नाम जानें,
या फिर तरह तरह की विधाओं से परिचय हो, ठीक है, या फिर अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके, या फिर बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सके, पब्लिशर्स के बारे में। तो यहाँ पे हट जाए, ये भी हटा दीजिए। बाल साहित्य के बारे में आंसर हो गया विभिन्न तरीके के जो विधाएं होती हैं, है ना, उस तरीके, जैसे गद्यांश होता है, पद्यांश होता है, उपन्यास होता है, इन सब के बारे में परिचय होता है। तो किस तरीके से जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा इसमें, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में जो है भाषा टीचर को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। देखिए एक बात याद रखिएगा, समावेशी क्लासरूम, जहाँ पे मैंने आपको कई बार कहा है कि समावेशी क्लासरूम का मतलब है कि ऐसी क्लासरूम जहाँ पे विशेष बालक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे विशेष बालक, सामान्य बालक, है ना, प्रतिभाशाली बालक, ये सभी बालक जो है, ठीक है, ये सभी बालक जो है एक क्लासरूम में पढ़ते हैं। तो सभी बालक हैं तो सभी बालक की अपनी आवश्यकताएं होंगी, उनकी जो है एक क्षमताएं होंगी। तो इन सभी आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रख करके गतिविधियां करानी है, पढ़ाई करानी है। तो सभी बच्चों को समान रूप से होमवर्क दोगे तब तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि भाई विशेष बालक है जिसको दृष्टि बाधित है, कोई सुनाई कम पड़ रहा है, किसी की शारीरिक अक्षमताएं हैं, शारीरिक रूप से वो इंग्लिश उंगलियों से का इस्तेमाल ज़्यादा तेज़ नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे ये तो पॉइंट गलत हो जाएगा। सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल करना, ये भी गलत हो गया कि समान गतिविधियों में नहीं हो सकते, क्योंकि समावेशी क्लासरूम है। सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं जो है रखना, कि सभी से उम्मीद एक ही करो कि भैया सब लोग अच्छे से जो है काम करो, इस तरीके से। या फिर विविध प्रकार की देखने और सुनने वाली सामग्रियों का प्रयोग करना। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन समावेशी रिलेटेड क्वेश्चन आपको 101% जो है पूछा जाएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको डेली मैं आपको पेपर्स कराऊंगा, जो है हर एक टॉपिक पर जो है मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।